अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन। अतीक अहमद जो माफिया डॉन कहलाया जा रहा था, अब उसका पाकिस्तान से, आतंकी संगठन से कनेक्शन निकल आया है। अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन उसके अब इस मामले को बहुत बड़ा करता है। जल्दी से वो ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेकर आते हैं। अतीक की रिमांड कॉपी से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो रिमांड कॉपी इस वक्त मेरे पास है, मैं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन पहले ये ब्रेकिंग न्यूज देखिए। अतीक अहमद की रिमांड कॉपी से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान से हथियार खरीदता था अतीक अहमद, यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिमांड कॉपी से ड्रोन से गिराए गए हथियार खरीदता था अतीक अहमद। अतीक और अशरफ दोनों पाकिस्तानी हथियार खरीदते थे। ड्रोन के जरिए पंजाब में जो पाकिस्तानी हथियार गिराए जाते थे उनको खरीदता था अतीक अहमद। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर जल्दी से आप देख लीजिए, इसी से जुड़ी हुई। रिमांड कॉपी से अतीक पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक ने कहा मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है। अतीक कह रहा है मेरे संबंध आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से है। यह कहा अतीक अहमद ने। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब में हथियार गिराए जाते हैं, उन्हीं हथियारों को मैं इकट्ठा कर लेता हूं, यह अतीक अहमद ने कहा है। और देखिए मेरे साथ तमाम हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, पंकज झा, विपिन चौबे और इसके अलावा जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन आने के बाद यह पहला इंटरव्यू होने जा रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। ब्रजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। और अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन, आईएसआई से कनेक्शन, लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन आने के बाद ये पहला इंटरव्यू आप देख रहे हैं टीवी 9 पर। जो इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहला सवाल ब्रजेश जी आपसे यही लूंगा। पहले तो आपका टीवी 9 पर स्वागत है। और एक माफिया पर कैसे एक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये दुनिया देख रही है। लेकिन मैं इससे आपसे सवाल पूछता हूं, उससे पहले ही ये खबर एकदम से बड़ी हो गई, बदल गई। अब जो रिमांड कॉपी है ब्रजेश जी, वो ये कहती है कि अतीक अहमद का लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई तक से कनेक्शन है। वो पंजाब में जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाते हैं उन तक को डील करता है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये जाहिर है कि अतीक अहमद का नेटवर्क बहुत बड़ा था और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे वो लगातार फल फूल और पनप रहे थे समाजवादी पार्टी और अन्य सरकार के कार्यकाल में। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने संकल्प पत्र में इसको प्रथम नंबर पर रखा था कि उत्तर प्रदेश में हम भयमुक्त समाज की स्थापना करेंगे। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो चुका है जी। माताएं, बहनें, व्यापारी, अन्य लोग पूरी तरह से अपने आप को ये मानते हैं कि भयमुक्त हैं और उत्तर प्रदेश में माफिया राज का सफाया हो गया है। जितने भी संगठित माफिया गिरोह थे उनको हमने समाप्त कर दिया है और वो जेल के सीखों के पीछे हैं या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का भय है अपराधियों में और उत्तर प्रदेश की जनता भयमुक्त होकर अपने कार्य कर रही है। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं इस पर तो ये तो मैसेज दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया और इस एनकाउंटर को लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि ये मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा से क्योंकि जुड़ चुका है, इसलिए अब इस मामले में राष्ट्रीय एजेंसियां इन्वॉल्व होंगी, नेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी और इसके अब वृहद स्तर पर जांच की जानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान कनेक्शन आ गया? बिल्कुल सही करें। जो रिमांड कॉपी आप दिखा रहे हैं जी, उस रिमांड कॉपी में स्पष्ट है कि अतीक का कनेक्शन इंटरनेशनल भी था, पाकिस्तान से था। पूरी जांच होगी और जांच के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को और मजबूत करेंगे और हर स्थिति में हम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से जो बैड एलिमेंट्स हैं, कानून के अपराधी हैं, जो माफिया गिरोह हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सफाया करेंगे। तो क्या यूपी सरकार, मैं इस मुद्दे पर आपसे अंतिम सवाल पूछ रहा हूं, फिर आगे आऊंगा एनकाउंटर के दूसरे पक्षों पर। क्या यूपी सरकार इस मामले को क्या आगे केंद्र सरकार के पास कोई सिफारिश करेगी किसी नेशनल एजेंसी के लिए? देखिए, ये मामला नियम कानून के तहत है। यदि कोई जानकारी हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी नेटवर्क से जुड़े मिलती है तो हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हम केंद्र की सभी एजेंसियों को इस बात को सूचना भेजें। तो नियमतः हम ऐसा जरूर करेंगे।
ठीक है, चलिए अब एनकाउंटर जो हुआ आज असद का, उसको लेकर भी कई सारी बातें कही जा रही हैं ब्रजेश जी, लेकिन पहला सवाल तो मेरा यही, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने विधानसभा में कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, और अतीक ने कह दिया कल जब वो साबरमती से आ रहा था प्रयागराज, उसने साफ कह दिया कि मिट्टी में तो हम मिल चुके हैं, अब तो रगड़ा जा रहा है। तो क्या यही वो लक्ष्य था जिसको हासिल कर लिया यूपी सरकार ने? देखिए, अभी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी उत्तर प्रदेश में जब तक एक एक बदमाश, एक एक अपराधी, एक एक कानून के भंजक लोग सड़क पर रहेंगे, हम उनको पकड़ करके जेल के सीखचों के पीछे भेजेंगे और कानून के तहत कड़ी सजा की लगातार डिमांड अदालत में करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं और बच्चों पर अपराध जो लोग करते थे उनमें सजा दिलाने में हम पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। आज हमारा अभियोजन पक्ष लगातार पैरवी करके अपराधियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिला रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने लगातार ऐसे बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है जो लोग पुलिस पर हमला करते थे और साफ साफ निकल लेते थे। अब यह तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी माफिया बचने नहीं पाएगा। आप जो कह रहे हैं इस बात पर अखिलेश यादव को, मायावती को, असदुद्दीन ओवैसी को भरोसा नहीं है, बल्कि वो तो और सवाल उठा रहे हैं। पीसीआर अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी है और बाइट भी अगर रेडी होगी तो मुझे बताइएगा, मैं ब्रजेश जी को सुनाना भी चाहता हूं, हमारे दर्शकों को भी सुनाना चाहता हूं कि यहां पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है। वो साफ साफ कह रहे हैं ब्रजेश जी कि ये फेक एनकाउंटर का प्रदेश बन गया है। उन्होंने साफ सवाल उठा दिए हैं आपकी पुलिस ने जो एनकाउंटर किया असद का, उसको लेकर। मैं आपको स्पष्ट कर दूं अग्रवाल साहब जी, कल भी एक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ था यूपी पुलिस से मुठभेड़ के बाद। उस पर किसी भी राजनीतिक दल ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या वो हिंदू था इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दी गई? हम प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से अपील करते हैं, उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध करेगा, हम जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर कोई एक्शन नहीं लेते। हम अपराध की कारित होने की घटना के आधार पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। अपराधियों की और भी बड़े सवाल उठा दिए, अपराधी। ये तो आपने अखिलेश यादव पर बड़े सवाल उठा दिए कि क्या वो धर्म विशेष देखकर एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं। मैं जरा अखिलेश यादव की वो प्रतिक्रिया सुना देता हूं ब्रजेश जी, और आपके पास फिर आता हूं। पीसीआर ओवैसी की भी प्रतिक्रिया वो भी तैयार रखिएगा, लेकिन पहले अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया ये सुना देते हैं। ब्रजेश जी 2 मिनट में आ रहा हूं तुरंत। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। केवल हम लोगों ने नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सवाल उठाए थे कि गाड़ी आखिरकार कैसे पलट गई। और आज हम ये खबर सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। ब्रजेश जी सुनिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि यही वो एमपी में थे जब ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये यहीं से गाड़ी गई थी, पलट गई, और अब वो ये कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर का प्रदेश है। ये वो लोग हैं अग्रवाल साहब, ये वो लोग हैं जिनके शासनकाल में अपराधी पनपते रहे हैं। अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने का काम सपा के लोगों ने हमेशा किया है। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले, बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटने वालों को संरक्षण देने का काम हमेशा विपक्षी सरकारों ने, खासकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। इनके अंदर यदि जरा भी नैतिकता है तो अपने गिरेबान में झांक करके देखें और यह कहे कि उत्तर प्रदेश जब उनके शासनकाल में पूरी तरह से गुंडाराज, हजारों दंगे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए थे। आज एक भी दंगा 6 साल की सरकारों में नहीं हुआ है और उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज और मजबूत हुआ है और दिन प्रतिदिन लोगों का भरोसा कानून के राज पर और प्रदेश सरकार पर बढ़ रहा है। नहीं, चलिए मैं जरा आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स अब एनकाउंटर पॉलिटिक्स में बदल गई। और इसीलिए देखिए यहां पर आप देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को भी यहां पर आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव के बारे में तो अभी आपने देखा भी, यहां पर असदुद्दीन ओवैसी को भी देख सकते हैं। मैं ब्रजेश जी आपके पास आ रहा हूं, जरा असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लीजिए, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, फिर आपके पास तुरंत आता हूं। जरा दिखाइए पीसीआर, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है,
जजेस किस लिए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए हैं? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। अब देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ ओवैसी। वो अखिलेश यादव जिस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वही ओवैसी कह रहे हैं कि कानून किस लिए है, अदालत किस लिए है। अगर तुम ही हिसाब उमेश करोगे, पाल की हत्या हुई, जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई, उसके साथ साथ में 2 पुलिस के हमारे कर्मचारी, सिपाही मारे गए, गनर मारे गए, तब एक भी बयान देश के ऐसे नेताओं का नहीं आया था। मैं स्पष्ट कर दूं, देश की जनता ऐसे नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। और भारतीय दंड संहिता में साफ उल्लेख है, यदि अपराधियों के साथ कोई खड़ा होता है तो वो अपराधियों की ही श्रेणी में माना जाएगा, और ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। नहीं तो क्या ये आप कहना चाहते हैं कि यहां पर अपराधियों के एनकाउंटर पर भी विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं, बजाय इसके कि इस पर राजनीति ना हो? ये पूरी तरह से अपराधियों का राजनीतिकरण करके लोग बैठे हैं। और आज जो पुलिस ने एनकाउंटर हुआ है, जो पुलिस से मुठभेड़ हुई है, उसको भी पॉलिटिकलाइज करना चाहते हैं, राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ये लोग हमेशा राजनीतिक रोटी सेकने में व्यस्त रहते हैं। उसी के तहत ऐसे बयान देने का कुकृत्य इन लोगों ने किया है। नहीं, लेकिन सवाल यहां पर एक के बाद एक सब पूछ रहे हैं। मायावती ने भी इसको लेकर बोला, उन्होंने विकास दुबे का उदाहरण दिया और बोला कि विकास दुबे की जो गाड़ी पलटी थी, अब तो भरोसा हो गया कि वो कुछ गड़बड़ था। इनको जहां भी लगता है कि ऑटो की फसल है, वहां ये इस प्रकार के बयान देते हैं। कल इनका कोई बयान नहीं आया था, उमेश पाल की हत्या हुई तो कोई बयान नहीं आया था, राजू पाल माननीय विधायक मारे गए और आज तक ये लोग सजा नहीं दिला पाए। समाजवादी पार्टी की लगातार सरकार रही है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को कानून के मामले में बहुत मजबूत किया है। अब किसी गुंडे बदमाश माफिया की हैसियत नहीं है कि कानून हाथ में ले सके। तो क्या अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लाइव टेलीविजन पर यह कह रहे हैं कि यह एनकाउंटर बिल्कुल सही है और आगे भी माफियाओं के ऐसी एनकाउंटर होते रहेंगे? देखिए, इनकाउंटर कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ। यदि कोई बदमाश, कोई माफिया पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस को हक है अपने बचाव में फायर करने का। और वही हुआ है यहां पर। जी हां ब्रजेश जी, कुछ और मामले हैं इसमें, कुछ और भी शूटर हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। शाइस्ता भी अभी तक पकड़ में नहीं आई है, तो ये कब तक इनके बारे में क्या? पुलिस उनके पीछे है, लगातार पुलिस और एसटीएफ उनके पीछे है। डे टू डे की कार्रवाई को हम ऊपर बता नहीं सकते आपको जी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि इस घटना में जितने भी वांछित लोग हैं हम सबको पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी सजा दिलाएंगे। एक और बड़ी खबर है, मैं उस पर भी आपका रिएक्शन चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। अतीक अहमद आज बड़ा टूटा हुआ, बड़ा डरा हुआ, बड़ा मायूस सा दिखा पुलिस लाइन में जब उसको असद अपने बेटे के एनकाउंटर के बारे में पता चला। तो क्या यही वो हालत है, यही वो अंजाम है जो माफियाओं का उत्तर प्रदेश सरकार करने में जुटी हुई है? देखिए, आज प्रदेश में हर बदमाश, हर अपराधी, हर माफिया डरा हुआ है और उत्तर प्रदेश में भयमुक्त शासन की स्थापना हो चुकी है जी। हर व्यक्ति, माताएं बहनें रात को 12 बजे घरों से निकल करके कॉफी पीने, चाय पीने जा सकती हैं, अपने गंतव्य तक जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने पूरी तरह से दंगा प्रदेश बनाने का काम किया था, गुंडा प्रदेश बनाने का काम किया था। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश पाठक जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो अतीक अहमद के पाकिस्तान कनेक्शन के बाद ये पहला इंटरव्यू आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का, और साफ कहा उन्होंने कि इसकी आगे जो भी नियमता जांच होगी आगे कराई जाएगी और पॉलिटिकल पार्टियां जो कह रही हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। बड़ी खबर, बेटे असद के एनकाउंटर पर बोला माफिया अतीक अहमद, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये कहा है अतीक अहमद ने। पुलिस लाइन में अतीक अहमद ने कहा, अतीक ने पुलिस से पूछा असद को कहां दफनाएंगे, असद के सुपुर्दे खाक में शामिल होना चाहता है अतीक। और अतीक की ये फोटो देखिए, कैसे पुलिस लाइन में जो इस वक्त अतीक को आप देख रहे हैं भाई अशरफ के साथ, वो कैसे टूटा हुआ, कैसे मायूस सा नजर आ रहा है। और यही वो फोटो थी जिसके बारे में मैं ब्रजेश पाठक जी से बात कर रहा था। पंकज झा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जितेंद्र शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विपिन चौबे हैं जो झांसी पहुंच रहे हैं। मैं जितेंद्र शर्मा के पास जाऊंगा पहले। जितेंद्र,
बताइए जरा, ये जो पाकिस्तान कनेक्शन आया है इसको लेकर अब क्या सुगबुगाहट है? खबर यह भी है कि पंजाब तक ले जा सकते हैं अतीक अहमद को। जी बिल्कुल, देखिए यूपी पुलिस ने जो अपना रिमांड कॉपी जो दाखिल की थी प्रयागराज कोर्ट के अंदर, उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि अतीक अहमद ने इस बात को कबूल किया है जो उनसे पूछताछ हुई थी 12 अप्रैल 2023 को। उस पूछताछ में साफ तौर पर अतीक अहमद ने बात कबूल की है कि उसके आईएसआई से कनेक्शन है, वो आईएसआई एजेंट को जानता है। इसके अलावा लश्कर तैयबा से उसके संबंध है। खास बात यह कि जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियारों की खेप भेजी जाती है, उस खेप को अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, ये दोनों उसकी खरीद फरोख्त करते हैं। तो ये बातें खुद ऑन रिकॉर्ड जो यूपी पुलिस है उसने अपनी रिमांड कॉपी के अंदर लिखी हुई है। और अब जो जांच का दायरा है वो पंजाब तक पूरे तरीके से फैल चुका है, क्योंकि साफ तौर पर यूपी पुलिस ने इस बात को कोर्ट के अंदर बोला है कि जो बयान इन्होंने दिए उन बयानों को पुख्ता कर लेने के लिए इन दोनों को पंजाब ले जाना बेहद जरूरी है। उन जगहों को चिन्हित करना बेहद जरूरी है जहां से इन्होंने हथियारों की खेप ली। उन लोगों की पहचान करना जरूरी है जिनसे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए हथियार को खरीदा गया। तो लिहाजा अब जो जांच का दायरा है वो पंजाब तक पहुंच चुका है। बिल्कुल, बेटे असद के एनकाउंटर पर बोला माफिया अतीक अहमद। अतीक अहमद ने कहा यह सब मेरी वजह से हुआ। पुलिस लाइन में अतीक अहमद ने कहा, अतीक ने पुलिस से पूछा कि कहां दफनाएंगे, वो सुपुर्दे खाक में शामिल भी होना चाहता है। और उसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो खबर भी आपको बताएं। एनकाउंटर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ गया। उन्होंने कहा इतना बड़ा अपराध करने वालों का यही अंजाम होना था। पुलिस पर गोली चलाई तो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अपराधी पाताल में भी होंगे तो यूपी पुलिस ढूंढ निकालेगी। बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से। और इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वालों का हश्र तो होना ही था ऐसा, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा थी कि वो फांसी के फंदे पे लटकते पैरवी के आधार पर। लेकिन जब उन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें यह खूंखार अपराधी ढेर हो गए हैं। और मैं फिर से एक बार पुलिस की टीम को बधाई देता हूं। बाकी बचे अपराधी पाताल के अंदर भी घुस गए होंगे तो उनको भी खोज निकालेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह भरोसा रखती। तो आइए अब आपको असद के एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। झांसी में कैसे हुआ असद और उसके शूटर गुलाम का एनकाउंटर, आप ये देखिए। एक तरफ माफिया अतीक को प्रयागराज कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उसका बेटा असद और खास गुर्गा मोहम्मद गुलाम पुलिस के रडार पर थे। कुछ देर बाद खबर आई कि दोनों को यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मिट्टी में मिला दिया है। ये झांसी के बड़ा गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ परीछा डैम के पास पुलिस ने एक मुठभेड़ में असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को ढेर कर दिया। देखिए, एक और असद अहमद ढेर पड़ा है तो दूसरी तरफ उसका साथी और शूटर गुलाम मोहम्मद है। दोनों के बीच उनकी बाइक पड़ी है। असद के हाथ में पिस्टल भी है। बताया जा रहा है कि असद और मोहम्मद एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने दोनों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान असद और गुलाम ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर में शूटर असद और गुलाम मारे गए। पुलिस को इनके पास से ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्थर पिस्टल भी मिली है। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं। एनकाउंटर कहां हुआ, कैसे हुआ, जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, पहला सवाल, एनकाउंटर कहां हुआ? तो एनकाउंटर हुआ है झांसी में। सवाल, एनकाउंटर में कितने राउंड फायरिंग हुई? 40 राउंड फायरिंग हुई है। सवाल, किसका एनकाउंटर हुआ? तो असद और गुलाम, इन दो लोगों का एनकाउंटर हुआ। असद अतीक का बेटा और गुलाम उनकी गैंग में शामिल। असद था कौन? अतीक अहमद का बेटा था असद। गुलाम कौन था? गुलाम अतीक का शूटर था और ये दोनों साथ में थे, झांसी से भागने की फिराक में थे। एनकाउंटर किसने किया? यूपी एसटीएफ ने ये एनकाउंटर किया है। एसटीएफ की टीम कितनी बड़ी थी, उसमें कितने मेंबर थे? तो 12 सदस्य थे जिन्होंने ये पूरा एनकाउंटर किया है। लेकिन आखिर ये एनकाउंटर हुआ कैसे? कैसे इसे यूपी एसटीएफ ने अंजाम दिया? सुनिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बता रहे हैं ये पूरा मामला। आज 12:30 से 1 के बीच में सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली।
पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी। उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। तो आइए, अभी आप सुन रहे थे यहां पर प्रशांत कुमार को, और अब आपको दिखाते हैं यहां पर ये पूरा मामला। जरा देखिए कैसे यहां पर यूपी पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग थी। जी हां, ये कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। अतीक को लाने वाली पुलिस निशाने पर थी। दोनों के पास आधुनिक हथियार थे, वो हथियार भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दोनों के पास मॉडर्न वेपन्स थे। यूपी पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। ये कहा यूपी पुलिस ने। दोनों ने पुलिस पर गोलियां चलाई और दोनों ओर से 40 राउंड फायरिंग होती है। पुलिस एनकाउंटर में दोनों ढेर हुए। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच ये एनकाउंटर हुआ है। लेकिन एक जो बड़ी खबर है वो ये देखिए, और वो खबर ये है कि उमेश पाल मर्डर के बाद अतीक ने असद को शेर कहा था। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आ रही है। अतीक ने असद को कहा था शेर। असद को लेकर अपनी पत्नी शाइस्ता पर भड़का भी था अतीक। सूत्र बता रहे हैं शाइस्ता ने कहा था असद बच्चा है, हमें इसको नहीं लाना चाहिए था। उमेश मर्डर की सीसीटीवी फुटेज पर शाइस्ता नाराज हुई थी। शाइस्ता ने नाराजगी जताई तो अतीक भड़क गया था, ये सूत्र बता रहे हैं। तो अतीक ने असद को शेर कहा था। आइए जरा इस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, फिर अपने जो हमारे संवाददाता है इस वक्त प्रयागराज में, दिल्ली में, उनके पास चलते हैं। आप देखिए पहले अतीक ने असद को क्या कहा था। उमेश पाल मर्डर केस में असद का नाम जब आया तब शाइस्ता नाराज हो गई थी। चलिए इस बारे में सीधे चलते हैं, हमारे साथ पंकज झा जुड़े हुए। पंकज, क्या ये माने कि अतीक की मुश्किलें पहले ही बहुत बढ़ी हुई थी, और अब एक तो पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आने के बाद और यूपी पुलिस का यह खुलासा कि असद अतीक को छुड़वाना चाहता था, यह मामला बहुत बड़ा हो गया है? मामला अब इंटरनेशनल हो गया है। अब तक तो ये स्टेट का मामला लग रहा था प्रयागराज का, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान से पार से ड्रोन से आ रहा है, आईएसआई से उसके रिश्ते, जो उसने खुद 12 अप्रैल को अपने बयान में कबूला है, लश्कर तैयबा से रिश्ते थे। और ये पूरी बात उस अगर कॉपी में देखें, जो रिमांड कॉपी है, कि पूरा मास्टरमाइंड अतीक ही था। और जिस शाइस्ता परवीन को लोग हल्के में ले रहे थे, वो जेल से बाहर, अतीक तो जेल के अंदर था, जेल से बाहर शाइस्ता ने सारे लॉजिस्टिक अरेंजमेंट किए। अब सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तान से हथियार, विदेशी हथियार, ये यूपी में कहां कहां पहुंच गया है, इस पर सबकी नजर होनी चाहिए। कहानी बहुत बड़ी हो गई है। बिल्कुल, कहानी बहुत बड़ी हो गई है, और ये कहानी कहीं ना कहीं अतीक के लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगी। लेकिन अब यहां पर आज 7 दिन की रिमांड पर विपिन भेज दिया गया अतीक अहमद को। यहां पर पुलिस की तरफ से अब क्या कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा उससे पूछताछ की जाए, ज्यादा से ज्यादा उससे जानकारी इकट्ठा की जाए? बिल्कुल, तमाम जानकारियों को इकट्ठा करना सबसे बड़ा मोटिव होगा पुलिस का। और पुलिस ये जानना चाहती है कि साबरमती की जेल में बैठकर और बरेली की जेल में बैठकर अशरफ और अतीक कैसे पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया, कौन कौन उनसे लोग मिलने गए, हथियार कहां से इकट्ठा किए गए, इंफॉर्मेशन कैसे दिया गया। साथ साथ आपको यह भी बताते चले व्हाट्सएप ग्रुप किसने बनाया, बेटे को गोली चलाने का आदेश किसने दिया। तमाम जो इस पूरे हत्याकांड के तार उलझे हुए हैं, उन तारों को सुलझाना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा कोर्ट में, क्योंकि बताना पड़ेगा 5 दिन के बाद कि इन 5 दिनों में आपने रिमांड ली तो क्या किया। क्योंकि अभी तक जो अतीक के वकील कोर्ट में ये कहते हुए नजर आए कि जो शख्स जेल के अंदर बैठा है वो हत्या कैसे करवा सकता है, अगर उसने करवाया है तो उसको फोन किसने मुहैया कराया, उस सीसीटीवी फुटेज को लाइए, उस रजिस्टर को निकालिए। तो दोनों तरह से कंट्राडिक्शन है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये है कि इस पूरे हत्याकांड के तार को बेपर्दा करना है, और तार जितने
जो पूरा तार उलझा हुआ है उस तार को सुलझाना। पुलिस ने असद को गिरफ्तार करने की कोशिश की और उसमें फिर एनकाउंटर हुआ। उस बारे में ये पूरा मामला कैसे ये सामने आया, हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने आपसे कुछ देर पहले एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश से बातचीत की है, वो बातचीत भी सुनवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर प्रहार था, क्योंकि अगर इस तरह से गवाह मारे जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी गवाही देने को तैयार नहीं होगा और ये सारे क्रिमिनल्स छूट जाएंगे। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, स्पेशली इसके जो सीसीटीवी फुटेजेस थे वो सभी मीडिया द्वारा पूरे देश में दिखाए गए, पूरी दुनिया में दिखाए गए और उससे भी वहाँ जनता में एक खौफ पैदा हुआ और ये ज़रूरी था कि इन सभी अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर उस खौफ को समाप्त किया जाए। एसटीएफ अपनी पूरी ताकत से लगी हुई थी। सारी एसटीएफ की टीमें पिछले 1.5 महीने से इस गैंग को ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। कई बार नियर मिसेज हुए। मेरठ में हम लोगों ने एक ग्रुप को ट्रैक डाउन किया था, लेकिन वी मिस देम, 5 मिनट से मिस हो गए। लेकिन वहाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सबूत मिले अतीक के बहनोई अखलाक के ख़िलाफ़। अखलाक के घर के सीसीटीवी फुटेज में ही पूरी घटना कैद थी। इसके अलावा दिल्ली में भी इन दोनों अपराधियों को जो असद और गुलाम के रहने की सूचना मिली थी, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने के पहले ये दोनों वहाँ से फ़रार हो चुके थे। फिर अन्य स्टेट्स में भी जानकारी प्राप्त हुई। हम लोग लगातार, हमारी पूरी एसटीएफ की सभी टीमें बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ इन्हें लगातार ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली आज लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच में झांसी में गुलाम और असद को ट्रैक डाउन किया गया। पूर्व में जिन लोगों ने शेल्टर दिया था उनसे हमको ये जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और इसलिए पुलिस टीम भी पूरी तरह से तैयारी से थी और फाइनली इस इनकाउंटर में ये दोनों अपराधी मारे गए। तो देखिए अमिताभ यश यहाँ पर साफ बताते हुए कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने असद और गुलाम को ट्रैक किया और फिर कैसे उन पर शिकंजा कसा। अतीक अहमद के परिवार की बात करें तो 5 लड़कों में तीसरे नंबर का असद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। अतीक की गैर मौजूदगी में असद ही अतीक के गैंग को ऑपरेट भी कर रहा था। अतीक अहमद के 5 लड़कों में तीसरे नंबर का असद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। अतीक की गैर मौजूदगी में असद ही अतीक के गैंग को ऑपरेट कर रहा था। उसके पिता, चाचा और दोनों भाई तो माफिया गिरोह से जुड़ चुके थे, लेकिन असद अहमद का अंडरवर्ल्ड से कोई नाता नहीं था। वो पढ़ाई कर रहा था। इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की। असद पढ़ाई में बहुत तेज था। रिपोर्ट के मुताबिक लॉ की पढ़ाई करना चाहता था। लॉ की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता था। आपराधिक इतिहास के चलते असद का पासपोर्ट क्लियर नहीं हुआ। कहा जाता है कि असद अहमद बेहद गुस्सैल मिजाज का था। असद ने स्कूल में अपने शिक्षकों की पिटाई भी की थी। अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद पर एक ही केस दर्ज था, उमेश पाल हत्याकांड का। कुछ वक्त पहले खुलासा हुआ था कि माफिया अतीक की जिद पर ही असद को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया गया और उससे गोली चलवाई गई, जिस पर शाइस्ता ने बेहद नाराजगी भी जताई थी और रोते हुए कहा था कि असद को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहिए था। लेकिन अतीक ने अपने बेटे को शेर बताते हुए कहा कि असद की वजह से 18 साल बाद वो चैन की नींद सोया है। तो आइए असद की क्राइम कुंडली आपको दिखाते हैं। असद आखिर था कौन और कैसे वो इतना बड़ा शूटर बन गया। देखिए असद माफिया अतीक अहमद का बेटा, वो किस तरह से इस पूरे मामले में सामने आया। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड जो कि प्रयागराज में हुआ, उसमें मुख्य आरोपी उमेश पाल पर फायरिंग की थी असद ने और असद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें वो फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में दिखा था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही वो फरार चल रहा था। अतीक का गैंग संभालता था असद अहमद और लखनऊ से गैंग चलाता था, ये जानकारी आ रही है। असद को अशरफ से ट्रेनिंग मिली थी जो अभी जेल में है और जिसको आपने देखा कि लगातार वो जब भी अतीक अहमद आता है उसकी भी पेशी होती है प्रयागराज में। लेकिन अगली बात आपको बताते हैं, अगली जानकारी आपको देते हैं कि कैसे अतीक ने ही असद के मन को बढ़ा रखा था। उमेश पाल मर्डर में असद का नाम आने पर उसकी मां शाइस्ता नाराज थी।
शाइस्ता परवीन ने अतीक से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। शाइस्ता ने रोते हुए कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसको इसमें मत शामिल करो। अतीक ने शाइस्ता को क्या कहा था? अतीक ने शाइस्ता को कहा था कि असद शेर का बच्चा है और उसने शेरों वाला काम किया है। आज उसी की वजह से मैं 18 साल बाद चैन से सोया हूं। उमेश पाल के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी, ये कह रहा था अतीक अहमद। तुम बेवजह मेरा मूड ना खराब करो, सब मैनेज हो जाएगा, ये अतीक अहमद ने शाइस्ता से कहा। ये सूत्र बताते हैं। हर किसी के जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि असद के साथ एनकाउंटर में मारा गया गुलाम कौन है। तो आइए गुलाम के बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। जमीन पर पड़ा ये मोहम्मद गुलाम है, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 शूटरों में से एक। मोहम्मद गुलाम का नाम जब उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया तो हर कोई चौंक गया, जिसकी वजह था उसका भाई राहिल हसन, जिसकी पहचान अपने इलाके में बीजेपी नेता के तौर पर थी। माना जाता है कि गुलाम अतीक अहमद का बेहद करीबी था। गुलाम अतीक के कई काले कारनामों में शामिल रहा। गुलाम से अतीक की मुलाकात 6 साल पहले हुई थी। 24 फरवरी को उमेश पाल जब कोर्ट से अपने घर वापस लौट रहे थे, तब उनके घर के सामने ही उन्हें घेर कर मार दिया गया। गुलाम उस वक्त पहले से ही उमेश के घर के पास इलेक्ट्रीशियन की दुकान में घात लगाए बैठा था। गुलाम ने भी उमेश पाल पर असद के साथ फायरिंग की थी, जिसके बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी। तो असद और गुलाम आखिरकार कैसे झांसी में एटीएस के हत्थे चढ़े, अब आपको ये दिखाते हैं। प्रयागराज से भागने के बाद दोनों कहां गए, आइए आपको जल्दी से ही दिखाते हैं आपको मैप के जरिए। प्रयागराज से निकल के वो कानपुर पहुंचे बाइक से, उसके बाद वो नोएडा पहुंचते हैं। कानपुर से नोएडा के लिए उन्होंने बस पकड़ी और नोएडा से फिर वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में वो ऑटो से दिल्ली के संगम विहार पहुंचे, वहां से फिर वो अजमेर जाते हैं, दिल्ली से वो अजमेर जाते हैं और अजमेर से फिर वो पहुंचते हैं झांसी। इस तरह से पूरा चक्कर काटते और पुलिस की आंखों से, पुलिस के शिकंजे से बचते बचते वो लोग यहां पहुंचते। देखिए, प्रयागराज से कानपुर पहुंचते हैं, बाइक के जरिए वो कानपुर पहुंचे, नोएडा गए, कानपुर से नोएडा के लिए बस पकड़ी इन दोनों ने, फिर यहां से दिल्ली पहुंचते हैं ऑटो से। नोएडा से दिल्ली के संगम विहार वो ऑटो से पहुंचते हैं। उसके बाद अजमेर जाते हैं ये दोनों, दिल्ली से अजमेर गए और फिर अजमेर से झांसी पहुंचते हैं दोनों। और झांसी में जैसे ही पुलिस को भनक लगती है, इनको भनक लगती है कि पुलिस को इनके बारे में पता चल गया, ये वहां से भागने की कोशिश करते हैं, फिर इनका पुलिस से एनकाउंटर होता है और फिर ये दोनों मारे जाते हैं। मेरे साथ पंकज झा जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। पंकज झा, लेकिन ये बताइए, क्या यहां पर ये माने कि आज असद का जो अंजाम हुआ है उसका केवल और केवल जिम्मेदार उसका बाप अतीक अहमद है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप देखिए पूरा लिखा हुआ है, ब्यौरा दिया गया है। अतीक ने इस बात को कबूला है कि वहाँ साबरमती जेल से रहकर कैसे मोबाइल सिम सबके पास गए, किस तरीके से बात करना है, व्हाट्सएप चैट बनाया गया और किस किस लोगों को शामिल करना है, असद का रोल क्या होगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ उसी का था। असद को, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसको शूट आउट में शामिल कराना सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद का ही फैसला था। अतीक का जो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है, उसमें किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उनको बोला मिट्टी में मिला दूंगा, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में माफियाओं के लिए कहा, और वो फिर किस तरह से आप सामने आ रहा है वो आप देख सकते हैं। एक बार जरा अतीक का परिवार दिखा देते हैं यहाँ पर आपको। अतीक का परिवार जो लगभग हर सदस्य किस तरह से वहां पर शामिल है अपराध में। आप देखिए, अतीक अहमद को आप जानते हैं, ये उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, ये भी वांटेड है, फरार है, इनके ऊपर भी 50,000 का इनाम है। उमर पहला बेटा 2 लाख का इनामी बदमाश है और लखनऊ के जेल में बंद है। इसको क्लोज करिएगा कैमरा। ये उमर है जो कि पहला बेटा है, 2 लाख का इनामी बदमाश है और लखनऊ जेल में बंद है। अब देखिए, अली दूसरा बेटा, हत्या की कोशिश का केस इस पर दर्ज है, नैनी जेल में बंद है। असद तीसरा बेटा, जिस उमेश पाल हत्याकांड में जिसका पहली बार अपराध में नाम आया और एनकाउंटर में मारा गया। 2 और बेटे हैं, नाबालिग हैं, चौथे और 5वें, और ये भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना है कि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जब होगी तो और कौन कौन से नए खुलासे होते हैं पाकिस्तान कनेक्शन के अलावा।